नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम 54 जो है पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 54वां भाग जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 53 भाग आ चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो सीक्वेंस वाइज जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट आपको देखना है और आपके एग्ज़ाम से पहले जो है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है CBT 1, उससे पहले जो है इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है टोटल 125 शिफ्ट जो है हम यहाँ पे जो है एनालाइज करने वाले हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, एक तो आपको जो है क्वेश्चनों का पता लग जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में जो है आपको अपनी तैयारी का भी जो है पता लग जाएगा, किस लेवल की जो है आप तैयारी कर चुके हैं और कितनी और जो है तैयारी कर सकते हैं। जीके जीएस का जो है वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। CBT 1 के अंदर 40 क्वेश्चन जो है CBT 1 के अंदर जो है CBT 1 के अंदर जो है इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके जीएस के जो है 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है आपको सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है वैकेंसी बहुत कम है और कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। पिछली बार जो है करंट अफेयर से जो है 8 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जो है आप 2 साल तक का करंट अफेयर बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा, और उसके बाद भी जो है पिछले 1-1.5 साल का भी करंट अफेयर अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना आपको 2 साल का तो जो करंट अफेयर है वो तो बहुत पक्का करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से जो है आरआरबी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछती है। ठीक है, आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। इन सभी की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी PDF जो है आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारा एक और वीडियो आता है, संडे को शाम 4 बजे आता है। उसके अंदर जो है हम स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर करवाते हैं। अभी तक 4 टॉपिक जो है उसके अंदर हम करवा चुके हैं। तो उस वीडियो सीरीज को भी जो है आप देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है किसे मिला था, तो ये अबी अहमद अली को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार जो है कब इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि जो पहला नोबेल पुरस्कार था कब दिया गया था, 1901 के अंदर दिया गया था। यानी कि 1901 में जो है ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये जो है नोबेल पुरस्कार किसके बिहाफ पे शुरू किया गया, तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है इसकी शुरुआत की थी। और अल्फ्रेड नोबेल जो है किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, तो ये डायनामाइट की खोज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, डायनामाइट के लिए जो है इनकी इस खोज के लिए जाने जाते हैं। एक बार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था जिसके अंदर इनका नाम लिखा गया था। वैसे ही झूठी अफवाह फैली गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ नोबेल पुरस्कार की जो है शुरुआत किस वजह से, किस तरीके से हुई थी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने एक दिन अखबार पढ़ा। वैसे मैं स्टार्टिंग से थोड़ी सी आपको जो है इसकी स्टोरी बता देता हूँ। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है ये डायनामाइट का जब आविष्कार किया गया था तो बहुत सारी प्रसिद्धि और बहुत सारा जो है पैसा इनको जो है कमा लिया था इन्होंने डायनामाइट के आविष्कार से। क्योंकि उस समय जो है काफ़ी सारे जो देश हैं इसी तरीके का जो है खोज एक चाहते थे कि भाई ऐसे ही एक एटॉमिक या फिर डायनामाइट जिस तरीके का जो है एक हथियार बनाया जाए जिससे जो है आसानी से अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की जा सके। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का जो आविष्कार किया तो उसकी वजह से जो है ये काफ़ी सारे प्रसिद्ध और जो है काफ़ी सारा इन्होंने पैसे कमा लिया था। एक दिन जो है अखबार ये पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक झूठी अफवाह लिखी गई थी। उसके अंदर लिखा गया था कि भाई मौत के सौदागर का जो है दुखद अंत हुआ। तो जब उन्होंने ये लाइन पढ़ी ना कि मौत के सौदागर, तो उनको एक बड़ा ही हृदय पीड़ा वाली जो है बात उनको एक लगी। और ये बात उनके दिल पे लग गई कि भाई मुझे लोग मौत का सौदागर जो बुलाते हैं। तो इसी वजह से जो है अंत में 1895 में इनकी जो अंतिम वसीयत पढ़ी गई थी 1895 में जब इनकी अंतिम वसीयत पढ़ी गई थी तो इसमें लगभग जो है 90% हिस्सा जो है इनकी कमाई का वो इन्होंने नोबेल पुरस्कार में खर्च कर दिया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के अंदर, ठीक है, नोबेल प्राइज के अंदर जो है लगभग 90% हिस्सा जो है इसकी बनावट और जो है आगे तक ये पुरस्कार चलता रहे। तो इसी के लिए जो है 90% जो अपनी कमाई थी वो इसके अंदर इन्होंने डोनेट कर दी थी। और 1901 में जो है पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की बात करूँ तो
प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। कब कब मिला था? 1913 में मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए जो है इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस नोबेल पुरस्कार के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है, पूछी गई है। तो जो है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की जो है विशेषता नहीं हो जाएगी? तो कौन सी नहीं हो जाएगी भाई? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर समुदाय वनों के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है वो हो जाएगी, यह केंद्र सरकार की एक जो है पहल है। ये जो है ऑप्शन है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो संयुक्त वन प्रबंधन है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? JFM। JFM भी जो है आपको ये देखने को मिल सकता है, तो ये भी याद रखना। JFM की फुल फॉर्म क्या होगी? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म होगी, और इसको जो है 1988 में शुरू किया गया था। ये भी चीज़ जो है आप याद रखेंगे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत जो है 1988 में हुई थी। स्थानीय समुदाय इसके अंदर शामिल होते हैं और यह कार्यक्रम निम्नलिखित वनों के प्रबंधन और बहाली के लिए है। तो ये सारे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो केंद्र सरकार की पहल है ये ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। साथ में इसका ईयर जरूर याद रखना। ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था इसको 1988 में जो है शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया मौसम शब्द इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो ये अरबी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम या फिर ऋतु। ठीक है, मौसम या ऋतु। ठीक है, मौसम या ऋतु। ठीक है, मौसम या ऋतु जो है ये इसका मतलब होता है। और ये जो मौसम शब्द है ये किस भाषा से संबंधित है? तो ये अरबी भाषा से संबंधित है। ठीक है, आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया है कि भी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो किस तिथि को मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। पहले यही डिसाइड हुआ था कि भाई भारत जो जब हम आज़ादी दिवस मनाएंगे तो 26 जनवरी के दिन ही जो है हम आज़ादी बनाएंगे, लेकिन हमारा जो देश है वो 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था। इसीलिए जो है 15 अगस्त को फिर जो है वैसे ये 26 जनवरी डेट क्यों स्मरणीय थी? क्योंकि जो है जो है 1929 में 31 दिसंबर 1929 को जो है नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराया था और पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी। और ये डिसाइड किया गया था भी स्वतंत्रता के लिए जो है 26 जनवरी 1930 जो है हम तारीख जो है अपनाई गई थी। भाई 26 जनवरी 1930 को जो है हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे और 26 जनवरी को ही जो है हम आज़ादी का दिवस जो है मनाएंगे। लेकिन जो भारत है आज़ाद हुआ 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद जो ये 26 जनवरी बच गई तो वही सोचा कि ये एक स्मरणीय डेट है, इसको इस दिन भी हमें कुछ करना चाहिए। तो इस दिन जो है हमने गणतंत्र दिवस अपना लिया। ठीक है, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस जो है हम 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को। और 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? हमारा स्वतंत्र दिवस। ठीक है, 15 अगस्त। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहा गया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया है भाई मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में आपको जो है ये भारत के राष्ट्रपति मिलेंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त आपको किस अनुच्छेद के अंदर मिलेंगे? मतलब ये जो हमारा चुनाव आयोग है ये अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में आपको मिलेंगे। ठीक है, 324 से 329 के बीच में जो है ये आपको मिलेंगे। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय निर्वाचन आयोग तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को जो है हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस अपनाते हैं।
ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, और जो सचिवालय है इसका, सचिवालय कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर जो है इसका सचिवालय हो जाएगा। तो इतनी जानकारी भी आप इस क्वेश्चन के बारे में रखेंगे। और जो है वर्तमान में हमारा कितना सदस्यीय ये चुनाव आयोग है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 सदस्यीय है। ठीक है, 3 सदस्य इसके अंदर कौन कौन सी हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा, और 2 जो है 2 आयुक्त हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, 3 सदस्यीय ये हमारा जो है चुनाव आयुक्त है। इनके जो है कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या फिर 6 साल, या फिर कितना होता है, इनकी आयु कितनी होती है, 65 वर्ष। ठीक है, इन दोनों में से जो भी पहले हो वो जो है काउंट किया जाएगा, 6 साल या फिर 65 वर्ष। ठीक है, इतनी जानकारी आप चुनाव आयोग के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है भाई, वायवीय श्वसन कब होता है। तो वायवीय श्वसन जो है ये कब होता है, तो ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान जो है वायवीय श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वायवीय श्वसन जो है ये कब होता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान जो है वायवीय श्वसन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया भाई, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामिनी। ठीक है, कामिनी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि कामिनी ऐसा रिएक्टर है, हमारा पहला रिएक्टर है भारत का कामिनी, जिसमें U-33 को जो है ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। कामिनी की बात करूं तो कामिनी को किसने बनाया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने मिलकर बनाया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बार्क और BARC, बार्क एंड इंदिरा गांधी जो है परमाणु अनुसंधान केंद्र, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना IGCAR आएगा यार, IG इंदिरा गांधी CAR। ठीक है, CAR, इन दोनों ने जो है इन दोनों ने मिलकर जो है कामिनी का निर्माण किया है, डिजाइन किया है। और ये जो अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कल्पक्कम में अवस्थित है। ठीक है, कल्पक्कम में, ठीक है, कल्पक्कम में जो है ये परमाणु केंद्र अवस्थित है। और भारत का पहला परमाणु जो रिएक्टर है वो कौन सा था, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, तो ये कौन सा था, ये अप्सरा था। ठीक है, अप्सरा का निर्माण कब हुआ था, 1956 में हुआ था। बार्क की बात करूं तो बार्क की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। ठीक है, यह चीजें आप याद रखेंगे। परमाणु जनक किसे कहा जाता है भारत का, परमाणु जनक जो है ये हो जाएंगे हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा जो है हमारे परमाणु जनक हो जाएंगे। इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया भाई, मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या होता है। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो आरबीसी होता है यानी कि रेड ब्लड सेल होता है, और एक जो है व्हाइट ब्लड सेल होता है यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होता है। इन दोनों को जो है आप याद रखेंगे, इनका जीवन काल कितना होता है, रेड ब्लड सेल का और व्हाइट ब्लड सेल का। सबसे पहले आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना, आरबीसी का अर्थ क्या होता है। तो आरबीसी का जो अर्थ होता है वो होता है शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर की कोशिकाओं को जो है ऑक्सीजन प्रदान करना, यही आरबीसी का काम होता है। अब आरबीसी की जो जीवन जो है कितने दिन का ये जो है कार्यकाल होता है, तो देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल का जो है कार्यकाल कितने का होता है, तो 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन। और वहीं व्हाइट ब्लड सेल की बात करूं तो इनका जीवन काल जो है 13 से 20 दिन होता है। ठीक है, 13 से 20 दिन। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, और मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या होता है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। ठीक है, ये जानकारी आपको याद रखनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में कहा गया भाई, 21 वर्षीय आर्य राजेंद्रन डैश के मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के मेयर बने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी हो जाएगी। तो यहीं के जो ये 21 वर्षीय आर्य राजेंद्रन है, ये मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के जो है मेयर बने हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान 1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था। तो सबसे पहले जो है
तीनों आप याद रखेंगे, चंद्रयान। ठीक है, तीनों की जो डेट है वो आप याद रखेंगे। चंद्रयान 1 था, ये कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, 2008 को लॉन्च किया गया था। और जो है चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2019 में। और तीसरा चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2023 में। जुलाई 2023। तीनों को कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ये श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ये आंसर देख लेते हैं इसका। तो श्रीहरिकोटा हो जाएगा। श्रीहरिकोटा क्या है? इसरो का जो है प्रक्षेपण जो है जगह है, मतलब जहां से इसरो जो है अपने जो इनके कार्यक्रम होते हैं उनको जो है लॉन्च करता है। कहां से करता है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है। अब इसरो की बात हुई है तो इसरो की स्थापना याद होनी चाहिए आपको। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और भारत का अंतरिक्ष का जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो याद रखेंगे सबसे पहले जो भाई ये स्वराज पार्टी है ना, इसका गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। और गठन जो है किस किस ने मिलकर किया था? तो ये गठन किया था भाई मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन दोनों ने मिलकर जो है 1923 में स्वराज पार्टी का जो है गठन किया था। ये चीजें जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावर्ती बीजियों से संबंधित है? तो अनावर्ती बीजियों से संबंधित जो है कौन सा पौधा हो जाएगा? तो ये देवदार जो पौधा है ये अनावर्ती बीजियों से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और 13 में कहा गया है भाई खान ए खाना की उपाधि जो है से किसे सम्मानित किया गया था? सभी जानते हैं बैरम खां जो है ये अकबर के संरक्षक थे। अकबर के संरक्षक थे, संरक्षण थे। ठीक है, इसके संरक्षण थे। और अकबर का जन्म आप सभी जानते हैं भाई, अकबर का जो जन्म है ये 1542 में सियालकोट में हुआ था। और इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं? और जो जन्म ये हुआ था इनका 1542 में, और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु जो है ये 1605 में हुई थी। ठीक है, 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो इनके पिता थे, पिता का नाम क्या था? हुमायूं पिता का नाम था। और दादा का क्या नाम था भाई? दादा का नाम था बाबर। ठीक है ना, बाबर। तो बाबर था, और बाबर ने ही जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। कब डाली थी? 1526 में डाली थी। किस युद्ध में डाली थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच में लड़ा गया था। और जो है अकबर के पुत्र कौन बनेंगे आगे जाके? जहांगीर बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। और शेरशाह सूरी को जो ये शेरशाह सूरी है यहाँ पर, इन्होंने किसको हराकर जो है बाहर खदेड़ा था भारत से? तो हुमायूं को जो है इन्होंने 2 बार हराया था। एक तो जो है 1539 में हराया था, और एक 1540 में हराया था। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे 1532 में भी इन्होंने हराया था, लेकिन 1539 और 1540 वाले 2 महत्वपूर्ण युद्ध थे। इन दोनों युद्धों के हारने के बाद जो हुमायूं था उसको भारत से बाहर भागना पड़े था। और उसके बाद जो है 5 सालों तक जो है शेरशाह सूरी ने राज किया था। और 1545 में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है हुमायूं वापस भारत आ गया था। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में।
तो 1555 में युद्ध जीतकर जो है फिर से जो है भारत में एंट्री कर गया था हुमायूं, और उसके ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहा था, 1 साल ही मात्र रहा था, और 1556 में जो है हुमायूं की भी मृत्यु हो गई थी। अकबर के बारे में हमने पढ़ लिया है, हुमायूं के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ बस मेरे लिए आप इतना कीजिएगा, लाइक और शेयर जो है अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, ऐसे ही हम जो है अभी आने वाला जो है कैलेंडर जारी कर दिया गया है 2025-26 के लिए। किसका कैलेंडर जारी किया गया है? तो ये एसएससी का कैलेंडर जो है जारी किया गया है। ठीक है, एसएससी का जो है कौन कौन सी पोस्ट होती है, जैसे सीजीएल का हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। ठीक है, और कौन कौन सी पोस्ट आती है इसके अंदर? सीपीओ की पोस्ट आती है, और कौन सी पोस्ट आती है? सिलेक्शन पोस्ट की पोस्ट आती है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट की पोस्ट आती हैं। ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, मतलब जितनी भी एसएससी के अंदर आती है उन सभी का जो है कैलेंडर आ चुका है, और इन सभी की जो पोस्ट का सीबीटी 1 होने वाला है ना, वो आपका जो है जून से लेके दिसंबर 2025 तक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूँ, और सीबीटी 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के, वो सारा जो है हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। कब जो शुरू करेंगे? इस वीडियो सीरीज के जो है खत्म होते ही। ये वीडियो सीरीज कब तक चलेगी? मे बी जो है अप्रैल तो चलेगी, मई आधे तक चलेगी या फिर मई तक चलेगी। मई के बाद जो है डायरेक्ट उस वीडियो सीरीज को जो है हम शुरू कर देंगे। तो एसएससी वाले जितने भी यहाँ देख रहे हैं या फिर आपके जो भाई दोस्त हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर देना। एसएससी की तैयारी जीके जीएस की बिल्कुल कंप्लीट विद फ्री पीडीएफ जो है हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया? सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को क्या कहा जाता है भाई? फेफड़ा नहीं कहा जाता, दिल नहीं कहा जाता, रीढ़ नहीं कहा जाता, तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या कहा गया है? 15 में कहा गया भाई अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो स्पेनिश से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अल नीनो जो शब्द है वो किस भाषा लिया गया है? स्पेनिश से लिया गया। वैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी ऊपर देखा ना, जो मौसिम शब्द है, मौसिम, ये कहाँ से लिया गया है? ये अरबी भाषा से संबंध रखता है। ठीक है, अरबी भाषा से संबंध रखता है, और इसका मतलब हो जाएगा ऋतु या मौसम जो है, मौसम। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन वनडे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, इसीलिए जो है आपको याद रखनी चाहिए। जो अल नीनो शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया? स्पेनिश भाषा से लिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और 16 में बोला गया भाई 16 में क्या बोला गया है? मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण जो है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ना, कहाँ पर अवस्थित है? सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात। गुजरात के मेहसाणा जिले के अंदर ये अवस्थित है, मेहसाणा। ठीक है, सबसे पहले पता चल गया आपको, गुजरात के मेहसाणा में ये अवस्थित है। ठीक है, निर्माण किसने कराया था? चालुक्य वंशों ने करवाया था। ठीक है, चालुक्य राजवंश ने। चालुक्य राजवंश ने इसके अंदर जो है कौन से राजा थे चालुक्य वंश के? तो ये राजा भीमदेव प्रथम थे। ठीक है, राजा भीमदेव प्रथम। ठीक है, और ये जो मंदिर है कब बनवाया गया था? 1026-27 के दौरान ये बनवाया गया था। ठीक है, 1026-27 के दौरान जो है ये बनवाया गया था, और आयताकार में ये बना हुआ है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है किस डायरेक्शन में या फिर किस डिज़ाइन या फिर किस आकृति में ये बनाया गया है? तो ये आयताकार में बनाया गया है। ठीक है, आयताकार के अंदर, और ये आयताकार के अंदर बनाया गया है। और इसके अंदर कितने देवताओं के मंदिर है? तो भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग देवी देवताओं के जो है 108 मंदिर इसके अंदर अवस्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 108 मंदिर जो है इसके अंदर अवस्थित है। इतनी सारी जानकारी जो है आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का यूज करके जो है दूरदृष्टि दोष, यहां पे लिख देता हूं, दूरदृष्टि दोष। और यहाँ पे अवतल लेंस है, तो इस लेंस का यूज हम किस दृष्टि के लिए करते हैं? तो ये निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए। अब आप याद कैसे रहेंगे? जैसे कि ये भाई दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, दूर कोई चीज हमने देख ली है ना, तो उत्तल लेंस। अब ये 3 अक्षरों का वर्ड है। ठीक है, उत्तल यानी कि छोटा सा वर्ड है ना, तो दूर देखना है तो छोटा,
ठीक है। और बड़ा देखना है भाई, निकट निकट बिल्कुल पास ही की चीज़ देखनी है तो बड़ा अक्षर आएगा। ये देखो अवतल 4 अक्षरों का जो है ये वर्ड है, तो ये जो छोटी दूरी के लिए बड़ा अक्षर और बड़ी दूरी के लिए छोटा अक्षर, ऐसे याद रख लेना। मैंने भी ऐसे ऐसे ही याद रखा है इसको, ठीक है ना। तो दूर देखने के लिए हमें जो है छोटा वर्ड यानी कि उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है, और जो निकट पास देखने के लिए हमें बड़े लेंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि बड़े अक्षर की जरूरत पड़ती है, यानी कि अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे याद रखना है वैसे याद रख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, ना दलील, ना वकील, ना अपील। रोलेट एक्ट की बात हुई है, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कब पारित किया गया था? 1919 में जो है रोलेट एक्ट को पारित किया गया था, और इस एक्ट के जरिए जो है बिना सुनवाई के जो है संदिग्धों को, मतलब जिस पर भी आपको संदेह हो उसको गिरफ्तार करके जो है नजरबंद किया जा सकता था, और इस एक्ट को जो है ब्लैक एक्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ठीक है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है भाई ब्लैक एक्ट के नाम से जो है किसको जाना जाता है? ब्लैक एक्ट। तो ब्लैक एक्ट के नाम से जो है रोलेट एक्ट को जाना जाता है, जिसको ना दलील, ना वकील, ना अपील के नाम से जो है जाना जाता है। और क्या याद रख सकते हैं, किस वायसराय के दौरान जो है इसको मंजूरी मिली थी? तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान, ठीक है। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान जो है इसको मंजूरी मिली थी, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 में पारित किया गया था। चार्टर अधिनियम, 4 चार्टर अधिनियम आए थे, कौन कौन से आए थे? एक तो 1793, हाँ ठीक है, 1793 को पहला आया था। उसके बाद 1793 के बाद 20 साल के बाद आया था, यानी कि 1813 में आया था। इसके 20 साल के बाद आया था, यानी कि 1833 में आया था। और इसके 20 साल के बाद आया था, यानी कि 1853 में आया था। 4 जो है चार्टर अधिनियम आए थे, डेट्स जो है आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया? और क्या रह गया? और कुछ नहीं रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया? जंक ईमेल को डैश रूप में भी जाना जाता है, स्पैम के नाम से जाना जाता है। जो जंक ईमेल होती है ना, कई बार वो आप कई बार सोचते हैं ना कि भाई आपके पास कोई ईमेल भेजता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कई बार एडमिट कार्ड आता है ना, एडमिट कार्ड आता है, तो आप ना एडमिट कार्ड जो है आपको शो नहीं हो पाता, तो वो मैसेज कहाँ चला जाता है? वो स्पैम में चला जाता है, ठीक है, स्पैम में। तो कई बार जो है आपको लगता है ना कि भाई आपने किसी ने आपके पास मेल भेजा है और वो आपको दिख नहीं रहा, तो कई बार जो है आप अपना स्पैम बॉक्स जो है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि जो है मैसेज जो है स्पैम बॉक्स के अंदर जो है चले जाते हैं, ठीक है। स्पैम इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो पहला ईमेल है ना, कब भेजा गया था? 1971 में भेजा गया था, ठीक है। पहला जो ईमेल है ये 1971 में भेजा गया था। और ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल का जनक, ईमेल का जो जनक है 1971 में पहला ईमेल किसने भेजा था? तो ये भेजा था रे टॉमलिंसन ने, टॉमलिंसन, ठीक है। टॉमलिंसन को जो है ईमेल का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षक विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? तो कौन सी समिति जो है जो भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षक विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? तो पद्मनाभन समिति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो एस पद्मनाभन जो समिति है ये भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षक विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। करक रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? सबसे पहले आप याद रखेंगे करक रेखा जो है ना, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, ठीक है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तभी जो 8 राज्य हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप बता पाएंगे कि कौन से राज्य से जो है होकर नहीं गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो भाई 8 राज्यों में हो जाएगा, जैसे कि पहला हो गया गुजरात, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, एमपी से समझ लेना मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल को वेस्ट बंगाल लिख दिया भाई, समझ लेना, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और क्या रह गया, और मिजोरम हो गया, ठीक है, मिजोरम। हो गए होंगे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 राज्य हो गए ना। तो 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन सा नहीं हुआ तो देख लो भाई, कौन सा नहीं हुआ तो ये देख लेना। फॉर एग्जांपल राजस्थान हो गया, मिजोरम हो गया, झारखंड हो गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो असम से जो है, जो होकर जो है ये रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। बाकी जो है मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है, सिर्फ कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभ्रक के बारे में बात की हो गई है, तो अभ्रक क्या होता है, तो ये माइका होता है, ठीक है, माइका, इंग्लिश में माइका बोलते हैं भाई, माइका, ठीक है, माइका। माइका के बारे में जो है कौन सा कथन सही है, तो यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। भूपर पट्टी में इसका भाग 2% होता है, गलत है ये तो। भूपर पट्टी में इसका भाग 3% होता है, ये भी गलत है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट ऑप्शन, कौन सा कथन सही है पूछा गया ना, तो ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से जो है मिलकर बना होता है, ठीक है। सिलिका, मैग्नीशियम और जो है मिलकर बना होता है। कितना % भाग जो है भूपर पट्टी में पाया जाता है, 0.02% जो है ये भूपर पट्टी में पाया जाता है। किन चट्टानों में पाया जाता है, अवसाती में नहीं पाया जाता, आग्नेय और कायांतरित में पाया जाता है, ठीक है, आग्नेय एंड कायांतरित चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों के अंदर जो है ये माइका अभ्रक पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन जो है दिया था। तो सबसे पहले जो है आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए, कब जो है इसको अपनाया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में 1997 को अपनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था, तो अपनाया गया था दिसंबर 1997 में। दिसंबर 1997 को जो है अपनाया गया। तो फिर लागू कब हुआ, लागू हुआ है भाई फरवरी 2005 में, ठीक है, फरवरी 2005 में जो है लागू हुआ था। दोनों डेट्स जो है आप याद रखेंगे। ये तो हुई है क्योटो प्रोटोकॉल की बात। अब ये पूछा गया क्वेश्चन में कि भारत जो है इसके अंदर कब शामिल हुआ है, भारत ने जो है इस प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए हैं। तो कब हस्ताक्षर किए हैं, तो भाई 2002 में दिया गया है, सारी डेट्स 2002 से हैं, आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2002 के अंदर जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर किए थे भारत ने पहली बार, ठीक है। इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में रखेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की जो है विशेषता नहीं है। नहीं है तो भाई नहीं है, देखना पड़ेगा भाई, तो नहीं है तो देख लेते हैं। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित है, ठीक है भाई, ये तो बात नहीं है, पूछा गया है। चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं, ये भी ठीक बात है। मतदाता उम्मीदवारों को वोट नहीं देते हैं, होल्ड पे रखो। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधित्व, ये भी ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। अभी जो वर्तमान में करंट में हमारी जो पद्धति चल रही है, कौन सी चल रही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, ये चल रही है। और जो है इसके अंदर जो है भाई जिस प्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जो है विजयी हो जाता है। वर्तमान में यही प्रणाली जो है अमेरिका के अंदर भी लागू है और ब्रिटेन के अंदर भी, ठीक है, ये चीज़ आप देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 24 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है पद्धति की विशेषता नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया भाई विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व भूख दिवस जो है ये 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 28 मई को जो है भूख दिवस मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में जो है यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की बात हुई है भाई, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। तो अब तक जो है कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं, कुल जो है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना ये कुल आ चुकी हैं अभी तक 12। पहली कब आई थी, पहली आई थी 1951 में। अंतिम कब आई, यानी कि 12वीं कब आई, अंतिम आई 12वीं 2012 में। कब से कब तक चली, 17 तक ये चली। तो ये अंतिम योजना थी। इसको जो है लागू और इसको बनाने का काम किसका था, योजना आयोग का काम था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। अब इसको जो है खत्म कर दिया गया है, इसके स्थान पर जो है
नीति आयोग की स्थापना की गई? नीति आयोग की कब की गई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष जो है हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष हमारे जो है पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे, पनगड़िया, ठीक है। ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया सूखा पर्यावरण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है सूखा पर्यावरण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। 27 को देख लेते हैं। 27 में क्या कहा गया? प्रणवृंत किसका एक अंग है? तो किसका है? तो ये हो जाएगा भाई प्रणवृत्त, ये पेड़ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पिटोइल या फिर प्रणवंत जो भी बोलते हैं भाई, इसको साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये पेड़ का एक अंग हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में बोला गया विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये विश्व छात्र दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव जो है मनाया जाता है? ये बड़ा ही अजीब सा नाम है यार, मी डैम मी फी जो नामक उत्सव है ये किस समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताई अहोम समुदाय के द्वारा जो है मी डैम मी फी जो है नामक उत्सव मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया भाई सभी प्लेटफॉर्म पर RxIL TREDS सम व्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेल हो जाएगा, HAL, ठीक है। HAL जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वर्तमान में जो है महारत्न कंपनी आप याद रखेंगे, महारत्न कंपनी भी याद रखेंगे और जो है नवरत्न कंपनी भी याद रखेंगे, नवरत्न कंपनी। ये 2025 का करंट अपडेट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये तो हमारी हो जाएंगी 14 महारत्न कंपनियां, और जो हमारी नवरत्न कंपनियां है वो कितनी है? 26 हो जाएगा। इन 26 के अंदर जो है मैंने उनको भी ऐड कर दिया है। दो अभी लेटेस्ट 2025 में जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया है। दो कंपनियों ने कौन कौन सी है? एक तो है IRFC, ठीक है, IRFC, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? IRCTC, CTC, ठीक है। ये दो कंपनियां भी इसके अंदर ऐड हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में कहा गया है श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो श्री लिंगराज जो मंदिर है ये भुवनेश्वर के अंदर अवस्थित है, ठीक है। श्री लिंगराज मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है। शिव यानी कि पाशुपात भगवान को जो है ये मंदिर समर्पित है। निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। 11वीं शताब्दी में जो है निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? सोमवंशी राजा थे, सोमवंशी राजा थे ययाति प्रथम, यह नाम है ययाति, ठीक है ना, ययाति, ययाति प्रथम, ठीक है। ये याद रखें, ययाति प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और ये ओडिशा की राजधानी कहाँ पर अवस्थित है? भुवनेश्वर में ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो मानव की जो आंख होती है, हमारी जो आंख होती है, उसके अंदर जो है कौन सा भाग होता है जो है कौन सा भाग जो होता है मानव की आंख का, जो प्रकाश जो सूर्य की किरणें होती है उसको जो है अंदर आने की परमिशन देता है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्निया। तो कार्निया जो है प्रकाश को जो है प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ एक बार, जो मोटे मोटे मुझे याद है कि भाई किस राज्य में कौन सा जो है नाभिकीय संयंत्र मौजूद है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले जो है महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है, कौन सा है? तारापुर, ठीक है, तारापुर अवस्थित है। उसके बाद जो है राजस्थान के अंदर कौन सा है? रावतभाटा है, रावतभाटा,
ये आगे लगाने ला परमाणु संयंत्र, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा संयंत्र अवस्थित है? तारापुर परमाणु संयंत्र, ठीक है। राजस्थान में रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र हो गया। उसके बाद हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कौन सा है? कूडनकुलम है, कूडनकुलम। इसके बाद यूपी की बात करें, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा, ठीक है, नरोरा परमाणु संयंत्र। और कौन सा रह गया? अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें, ये 4 याद रखें भाई, कौन कौन सा जो है परमाणु संयंत्र कहाँ पर है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के अंदर जो है परमाणु संयंत्र अवस्थित नहीं है, ठीक है। ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में कहा गया है मीठी क्रांति इनमें से किस उत्पादन से संबंधित है? नॉर्मली सी बात है, शहद से संबंधित हो जाएगी मीठी क्रांति, ठीक है। 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में बोला गया आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो भैया देख लेते हैं। तो आरोही क्रम में कैसे इसको लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, आरोही क्रम पूछा है, मैं अवरोही बता गया आपको। आरोही क्या होता है? बढ़ते क्रम में। आरोही क्या होता है? बढ़ते क्रम में। और अवरोही क्या होता है? घटते क्रम में, ठीक है। तो आरोही में क्या आएगा? पहले छोटा आएगा, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। आरोही अवरोही, ये याद रखना, आरोही अवरोही, ठीक है। आरोही होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। और ये होता है घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में, ठीक है। घटते क्रम में कैसे? जैसे कि पहले आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 99 आ जाएगा, फिर 98 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप वैसे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है मुझसे, ये बेसिक सी चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं भाई, मेगाबाइट तो पहले आएगा नहीं, ये तो बड़ा है। ये भी मेगाबाइट है, ये भी नहीं आएगा। किलोबाइट आ जाएगा, तो ठीक है, ये किलोबाइट आगे देख लेते हैं। किलोबाइट के बाद गीगाबाइट नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। किलोबाइट के बाद जो है मेगाबाइट दोनों में सेम है, यहाँ पे भी मेगाबाइट सेम है। तो यहाँ पे टेराबाइट है, टेराबाइट नहीं आएगा एकदम से, पहले गीगाबाइट आएगा फिर टेराबाइट आएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले किलोबाइट आएगा, के बी आएगा, फिर एम बी आएगा, फिर जी बी आएगा, फिर टी बी आएगा। ऐसे जो है ये सीक्वेंस वाइज आगे आगे चलता रहेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। सॉरी, 36 में क्या कहा गया भाई? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? कहाँ पर किया गया था? तो 36 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे 2019 की जगह 2024 वाला याद रखना है, ठीक है। 2024 वाला कहाँ पर हुआ था? तो ये बाकू के अंदर हुआ था, ठीक है, बाकू। ये आपको याद जरूर रखना है कि 2024 वाला बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ था, ठीक है, अजरबैजान, अजरबैजान। ये 2024 वाला आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये पूछा है ना, 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये आपको याद नहीं रखना। 2024 वाला आपको याद रखना है। अब बाकू अजरबैजान में जो है ये COP 21 जो है आयोजित किया गया था, ठीक है, COP 21, ठीक है। ये भी चीज़ जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा कथन किसका है? बी आर अम्बेडकर का है। कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर जो है ये हमारे जो है प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष भी रहे थे। और बी आर अम्बेडकर जो है संविधान का निर्माता भी बोला जाता है इनको। और जो है इन्होंने ही संविधान का हृदय और आत्मा कहा है संवैधानिक उपचार को। और ये संवैधानिक उपचार जो है आपको 32 अनुच्छेद में मिलेंगे। और जो है हमारे जो मौलिक अधिकार है ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? मौलिक अधिकार भाग 3 में मिलेंगे। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे? अनुच्छेद मिलेंगे 12 से 35 तक जो है हमारे मौलिक अधिकार आपको मिलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। कहा गया अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है कब हुआ था? 1936 में जो है इस सभा का गठन किया गया था, ठीक है। 1936 में जो है ये अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन किया गया था। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो है इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और जो है सचिव कौन बने थे इसके? सचिव भी चलो याद रख लो, वैसे तो पूछेंगे नहीं बट जो है आपसे पूछा जाता है तो कौन पूछा जा सकता है? सचिव कौन चुना गया था? तो ये NG रंगा चुना गया था, ठीक है, NG रंगा।
ये सचिव चुने गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में क्या कहा गया भाई, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांति पर उपयोग के लिए जो है जवाबदेह है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है ये परमाणु प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जो है जवाबदेह है। तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी भाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? वियना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 9 डॉट्स पुरस्कार 2019 के विजेता का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे हमारे एन जैदी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एनी जैदी जो है 2019 के विजेता का नाम है। ये 9 डॉट्स पुरस्कार 2019 किसे मिला था? एनी जैदी को मिला था। और 9 डॉट्स पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 2016 में हुई थी भाई, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 2016 में 9 डॉट्स पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ये आज के जो है हमारे टॉप 40 क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं, देखने हैं, अच्छे से जो है समझने हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसकी PDF जो है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपको जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, यही मेरे लिए जो है मोटिवेशन है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर जो है ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स जो है, सारे न्यू फीचर्स जो है वो टेलीग्राम पर ही बताए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।